हेलो गाइस। तो बात करते हैं आज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। तो जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी थी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। उसमें एक नया चैप्टर है, तो हम शुरू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिकली बात की गई उसमें। तो शुरू करते हैं। थोड़ा पेन को मैं अपने, ठीक है। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है ये, और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। की बात इसमें है। देखो, सबसे पहले क्या है कि इसमें जो कहानी दी गई है शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, कि ये है कि मान लो कोई खेल है, जैसे भारत में क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है। तो अगर सोचो क्रिकेट में बॉलिंग और बैटिंग हो रही है, अगर इसमें कोई अंपायर नहीं है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि ये बंदा छक्का आउट है या नहीं आउट है ना। और गेम के रूल्स कैसे डिसाइड करोगे? तो इसमें से मतलब एक अंपायर होना ज़रूरी है। बिना अंपायर के रूल्स कौन बताएगा वहाँ पे, है ना। वरना कोई रन आउट होगा तो बोलेगा नहीं, रन आउट है हुई नहीं, मैं पहले पहुंच गया था। तो अंपायर होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे कंट्री में, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेट का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बताऊंगा आपको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट 4 चीज़ से मिलकर बना है। कंट्री, कंट्री का मतलब लैंड, फिर है नेशन, नेशन का मतलब है पीपल, फिर है गवर्नमेंट, और फिर है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का दोस्तों मतलब मैंने बताया था आपको कि बाकी कंट्रीज़ आपको कैसे देखती हैं, बाकी कंट्रीज़ के आपको मानती हैं नहीं मानती हैं, है ना, ये बात है। आप एग्जांपल समझो कि मान लो आपकी किसी लड़की से शादी हुई है और आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो वो लोग आपको क्या मानते हैं कि ये लड़की जो है इसकी बीवी है। आप दोनों आपस में मानते हो, लेकिन क्या बाहरी लोग भी मानते हैं? तो यही होता है कि एक स्टेट, कि क्या बाहरी कंट्री मानती है कि ये जो नागरिक है ये इस देश का है, या फिर ये लैंड जो है ये इस अंडमान निकोबार जो भारत का है, क्या वो भारत का ही है किसी का और। तो ये जब तक जो कंट्री मानती है हमको है कि ये भारत का है, तो वो हमको सॉवरेन मानती है। तो लगभग सारी कंट्रीज मानती हैं कि अंडमान निकोबार भारत का है, जम्मू कश्मीर भारत का है। ये सारे चीज़ें तो कांस्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट के भी 3 फॉर्म होते हैं यहाँ पे हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो इसमें लेजिस्लेचर वाला पार्ट का होता है चुनाव हर साल, हर 5 साल में। लेजिस्लेचर भी, अब लेजिस्लेचर 2 प्रकार के हैं। एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है जो कि जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर, और एक है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ये 2 लेजिस्लेचर हैं। अभी सेंटर में क्या है, तमिलनाडु है, स्टेट में क्या है, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, इस तरीके के स्टेट हैं। तो उनमें विधानसभा, विधान परिषद, इस तरीके की चीज़ें हैं। विधान परिषद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि विधानसभा हर इसमें होती है, स्टेट में होती है। तो ये लेजिस्लेचर एक काम का हो गया। और सेंट्रल में आपको पता है कि एक ही पार्लियामेंट होती है, जिसमें 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर वाला पार्ट इलेक्ट होता है। जुडिशरी तो आपको पता है कि अपॉइंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव अगेन 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट। परमानेंट वाले कौन से होते हैं, आईएएस, आईपीएस, इस तरीके के। और नॉन परमानेंट कौन होते हैं, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके के होते हैं नॉन। तो ये जो पीएम और सीएम की बात यहाँ पे की गई है, या कोई मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब क्या, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। बट ये जो एग्जीक्यूटिव है, जो नॉन परमानेंट वाले, ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। जैसे हमारे पीएम मोदी हैं, तो वो सांसद भी हैं, मतलब एमपी भी हैं किसी न किसी स्टेट के, या किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो ये पार्ट जो है, आप कह लो कि हर साल, हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं तो बदलता रहता है, तो गवर्नमेंट का। बट एमपीज़ और एमएलए जो चुनाव होता है, ये होता चुनाव कैसे है? बात आती है कि एमपीज़ और एमएलएज़, इनका चुनाव होता कैसे है और करते क्या ये लोग हैं। तो इनका चुनाव होता है, बट चुनाव होता है, ये कौन मानेगा कि ये चुनाव सही हुआ है गलत हुआ है? आखिर ये मानता कौन है कि जो चुनाव इलेक्शंस हुए हैं ये सही हैं गलत हैं? तो इसके लिए बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो ये बॉडी है। तो बस यही काम है कि जिस तरीके से क्रिकेट में एम्पायर होता है उसी तरीके से भारत में इलेक्शंस को देखने के लिए स्टेट स्टेट के इलेक्शंस और सेंट्रल के इलेक्शंस, जैसे स्टेट का मतलब कि विधायक चुनना, एमपी एमएलए चुनना, और सेंट्रल में क्या है, एमपीज चुनना, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये करवाता है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट इलेक्शन होते हैं वो ग्राम पंचायत के लेवल पे जो चुनाव होते हैं प्रधान का या फिर म्यूनिसिपैलिटी का, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा काम इसको दे दोगे, एक बॉडी को तो कर नहीं पाएगा, इसीलिए उसको दिया गया है। ठीक है, तो जिस तरीके से क्रिकेट में एम्पायर दोस्तों होता है उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है सेंटर इलेक्शन करवाने के लिए कि हाँ कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इतना इंपॉर्टेंट काम है कि बिना इसके डेमोक्रेसी है ही नहीं। बिकॉज अगर मान लो कोई एक तानाशाह है, डिक्टेटर है, वो कहे कि भैया मैं बताऊंगा वही होगा एमपी एमएलए, जैसे राजा रानी होते थे वहाँ पे, राजा रानी के टाइम पे होता था कि हाँ मैंने इसको मनोनीत कर दिया, बस यही है जो होता है। तो ऐसी मशीनरी जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, रूल्स होते हैं उसके कि कैसे इलेक्शंस होंगे, कौन वोट दे सकता है। जैसे भारत में अगर आप 18 साल से नीचे के हो तो वोट नहीं दे सकते हो, 18 साल से ऊपर हो तो वोट दे सकते हो। तो रूल्स क्या है इसके वोटिंग करने के, तो ये सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कौन पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है ना, किस कैंडिडेट को बैन करना है अगर मान लो वो हेट स्पीच दे रहा है, या मान लो वो रिलीजन के हिसाब से चुनाव वोट मांग रहा है कि भैया मैं तो हिंदू मुसलमान हूँ मुझे वोट दो, इस तरीके से अगर कोई करता है तो ये इन लोगों को कौन रोकेगा आखिर। अगर मान लो कोई कहे कि भैया मैं तो हिंदू हूँ मुझे वोट दो, मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये कैंडिडेट बहुत बेकार है, इसको जो है रद्द करो इसका पर्चा, इसको चुनाव लड़ने मत दो। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों की स्टेटमेंट है कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखनी है तो वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में है, और ये एथेंस और ग्रीस में आज से 2500 साल पहले हुआ करती थी कि डायरेक्टली लोग चुनते थे। यहाँ पे दोस्तों दो स्टेटमेंट है कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी, मतलब इलेक्शन से डिसाइड करती है कि डेमोक्रेसी असली है नकली है। मान लो कि एक राजा यहाँ पे है, वो कहता है कि भैया मैं चुनाव करवाऊँगा, बट चुनाव ही वो फर्जी हैं, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में, रशिया में, चाइना में होता है कि वो फर्जी इलेक्शंस होते हैं। तो वो चुनाव इलेक्शंस ही फर्जी हैं। तो क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? ये क्वेश्चन है। क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हो सकते हैं और बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी हो सकती है? ये दो स्टेटमेंट है, इन पे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखो हर सिटीजन को अधिकार होता है वोट करने का, सबको वोट होता है, तो वो वोट करेगा जा करके। ठीक है, लेकिन चूंकि अगर मान लो एक ऐसा देश होता जहाँ पे मात्र 100 लोग हैं, 100 नागरिक हैं, तो वहाँ पर क्या होता कि 100 लोग खड़े होते और अपने में से 100 में से एक इंसान को जो है सीएम है पीएम है जो बना दिया, रूलर हो गया उस देश का। बट चूँकि भारत की आबादी 150 करोड़ है और यहाँ पर बात आती है कि डिसीजंस का पॉलिसी क्या होगी, फ्रेमवर्क क्या होगा, तो ये 100 लोग अपने इकट्ठा आकर के एक मैदान में डिसीजन ले लिया करते और इस एक आदमी से कहता भैया तुम इम्प्लीमेंट करो इसको, है ना। और हर साल चुनाव होंगे क्योंकि कम लोग हैं, आप आराम से हम जब चाहें तो चुनाव कर सकते हैं, 1 महीने में 1 साल में, है ना, जिस तरीके से। लेकिन सोचो भारत की आबादी में 150 करोड़ लोग हैं, आप बताओ क्या करोगे? अगर हम हर साल चुनाव करवाएंगे तो इतना खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा कि वो सह नहीं पाएगा कोई, क्योंकि चुनाव होने में 2 महीने लग जाते हैं, है ना, आपको पता होगा 2 महीने लग जाते हैं, 2 महीने मंथ लगते हैं, तो हर साल कराने का कोई मतलब नहीं रहा नहीं, इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पहली बात ये अपनी अपनी चॉइस है, जैसे यूएसए में हर 4 साल में चुनाव होते हैं, हर 4 साल में, भारत में 5 साल में। और चूँकि भारत की आबादी 150 करोड़ लोगों की है तो ये क्या करें, ये लोग क्या करते हैं, 150 करोड़ लोग कुछ लोगों को
500-600 लोगों को चुनते हैं, कहते हैं देखो भैया तुम मेरी जगह पे डिसीजंस लेना, तुमको हम चुनेंगे और तुम डिसीजन लिया करना। क्योंकि यहाँ पर 100 लोग थे, मान लो एक गांव में, अगर मान लो ऐसा होता देश में 100 लोग होते तो चुनाव लेना, डिसीजन लेना काफ़ी आसान बात होती। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इन 150 करोड़ लोगों ने क्या किया कि 543 लोगों से कहा कि तुम हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लो और हम उनको सही मानेंगे तब तक। अगर तुमने कोई डिसीजन गलत लिया होगा तो अगली बार हम तुमको जो है, जब तुम इलेक्शन में खड़े हुआ करोगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि भैया कि 100 लोग मान लो हैं और उन्होंने डायरेक्टली वो कंट्री को रूल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को रूल कर रहे हैं। एक उन्होंने कोई ऑफिसर बना दिया, उसी को रूल है 100 लोग बना रहे हैं कि 100 लोग, जो गांव के 100 लोग, एक कंट्री में मान लो 100 लोग हैं तो वही लोग नियम बना रहे हैं। बट यहाँ पर 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग मीटिंग में कैसे आएंगे? यहाँ तो भीड़ लग जाएगी और कैसे आप चुनाव करवाओगे? तो इसके लिए ही इन 150 करोड़ लोगों का नंबर कम करने के लिए हम 543 नंबर तक ले आते हैं, जिनको हम बोलते हैं MPs। ठीक है। तो मेथड टू चूज MP या MLA, उसको हम बोलते हैं इलेक्शंस। MP या MLA कह लो या फिर प्रधान, या भी जो कह लो, लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं, तो किसी को भी चूज़ करना वो होता है इलेक्शन। जैसे मान लो आप लड़की देखने जाओ, शादी, तो आपके घर वाले गए लड़की देखने के लिए, तो अब उन्होंने चूज़ कर लिया कि हाँ ये लड़की मेरी बहू बनेगी। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को चूज़ किया है कि हाँ बेटा तुम अच्छी हो, तुम मेरी बहू की बनोगी। और हर इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ डेमोक्रेसी है। अगर हर कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं इसका मतलब नहीं डेमोक्रेसी है, क्योंकि रशिया में भी इलेक्शंस होते हैं बट वो डेमोक्रेसी नहीं है ना। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो फर्जी, वो दिखाने के लिए है ताकि नेता लोग समझे कि हाँ कुछ डेमोक्रेसी हम भी हैं, बट होते नहीं हैं। अब डेमोक्रेसी कैसे मानी जाए, सही है गलत है, तो इसके लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक आपके पास दस्तावेज ऐसा होगा, एक आपके पास रिटन चीज़ होगी जिसमें रूल्स लिखे होंगे कि हाँ इलेक्शंस कैसे होंगे, कौन वोट देगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो ये बात है इलेक्शंस में लिखी हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में इसका जिक्र आता है। अब इस बॉडी को काम दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि तुम टाइम टू टाइम इलेक्शन के रूल्स बताते रहो, इलेक्शंस के रूल बनाओ। और हम पार्लियामेंट कहती है कि हम एक बार एक्ट पास कर देंगे, उसके हिसाब से तुम बनाओ। अगर कोई मान लो ऐसा नियम पार्लियामेंट बनाती है इलेक्शन कराने के लिए जो रूलिंग पार्टी के फेवर में है, तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर देगी। आपको पता ही है, मैंने बता रखा आपको, जुडिशरी उसको खारिज कर देगी, है ना, ये मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं इलेक्शंस के। एक क्या है कि जैसा कि हम लोग लोकसभा, हमारे यहाँ है लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कंट्री में क्या है, वैसे भारत का मैप ये है, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया में 150 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 543 सीट्स हैं, मतलब 543 टुकड़ों में भारत को बांटा गया है। टुकड़ा का गलत नहीं होगा, सॉरी, सीट्स में बांटा गया है कि हाँ 543, जैसे कि मोदी जी इस वाले भाग के सांसद हैं, कोई यहाँ का सांसद होगा, कोई यहाँ का होगा, ऐसे भारत को 543 सीट्स में बांट रखा है। अब अगर मैं 150 करोड़ लोगों पर, क्योंकि वोटर्स तो काफ़ी कम हैं, मान लेते हैं 100 करोड़ वोटर हैं ऐसा कुछ, तो उसके हिसाब से ही वोट मान लेते हैं कि भारत में 90 करोड़ वोटर हैं, 90 करोड़ वोटर हैं और 543 सांसद हैं। तो अब इसके हिसाब से देखोगे तो कितने वोटर निकलेंगे, ये आपको पता होगा कि हर एक सांसद पर कितने लोग वोट डालते हैं, है ना, हर एक सांसद के क्षेत्र में कितने वोटर हैं।
तो अब मोदी जी बनारस से सांसद, आपको पता है बनारस से सांसद वो हैं, तो मोदी जी बनारस से जीते मान लो। ऐसे सारे मेंबर जीते, जो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं ये सब अपने अपने क्षेत्र से जीत के आए हैं। अब उनमें जो जीत के आए हैं, अब ये वाले जो मेंबर्स हैं, ये वाले मेंबर जो हैं ये, इनको किसी पार्टी ने टिकट दिया होगा, मतलब ये लोग सेम आइडियोलॉजी को रखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये मान लो है बीजेपी, तो बीजेपी ने कहा कि भैया हम तो अपने लीडर पीएम मोदी को कहते हैं, अपने सांसद जो हमारे सांसद हैं मोदी जी, हम चाहते हैं पीएम बने। तो हाँ, पीएम मोदी जो है सांसद हैं और वो पीएम बन गए। तो हम लोगों ने कभी, हम जो नाम आम लोग हैं, आम आदमी लोग जो हैं, वो कभी भी प्रधानमंत्री का चयन नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा सांसद का चयन करते हैं। ठीक है, जब सारे सांसद मिल कर के ये मान लें कि हाँ हमारा ये लीडर होगा, तो उसको हम बोलते हैं पीएम। मतलब जो लोकसभा का लीडर होता है, मान लिया जाता है कि हाँ 543 सांसद होते हैं, जिसको 273 सांसदों का समर्थन होता है, उसको बोलते हैं पीएम। ठीक है, इस तरीके से बात आती है। अब चूंकि जिस पार्टी के पास, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पीएम मोदी को सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो वो बीजेपी के ही होंगे। बट कुछ पार्टियां, रीजनल पार्टियां भी होती हैं, वो कहती हैं हम भी पीएम मोदी को सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इसीलिए उसको बीजेपी और प्लस जो इनको जो सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनडीए, जो इनकी सेम आइडियोलॉजी रखते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं वोटिंग करने के। देखो, पहली बात तो ये है कि जो, अब जैसे मान लो कि मोदी जी हैं, मोदी जी का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बनारस में मान लो चुनाव हुआ, बनारस में मान लो, सपोज करिए अब बनारस में 30 लाख वोटर थे। बनारस की आबादी, जो पॉपुलेशन बनारस की मान लो है, पॉपुलेशन ऑफ बनारस मान लो 50 लाख है, मान लेते हैं। इसमें से बच्चे भी होंगे बहुत सारे, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, तो हम मान लेते हैं सिर्फ 40 लाख वोटर हैं। इनमें से 40 लाख क्या हैं, वोटर हैं। ठीक है, अब इन 40 लाख वोटर में क्या हुआ कि कैंडिडेट्स कितने खड़े थे लोकसभा के लिए, बीजेपी से खड़े थे पीएम मोदी, कांग्रेस से, आईएनसी से कोई खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी से कोई खड़ा होगा, एसपी से कोई खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से कोई खड़ा होगा, और मान लो एआईएमआईएम, इनसे कोई खड़ा होगा। तो 40 लाख वोटर मान लो है, तो मान लो कि पीएम मोदी को मान लो इन 40 लाख में से 10 लाख लोगों ने वोट किया। इनको आईएनसी के कैंडिडेट को मान लो 8 लाख लोगों ने वोट किया। इस वाले कैंडिडेट को मान लो 7 लाख लोगों ने वोट किया। इसको मान लो 6 लाख लोगों ने वोट किया, मान लेते हैं। तो कितना हो गया, अब मान लो कि इनको किया है 5 लाख लोगों ने, और इनको मान लो किया 4 लाख लोगों ने, या मान लो कि इनको किया है 3 लाख ने और इनको किया है 2 लाख ने। अब 10, 8, 18, 18, 7, 25, 25, 6, 31, 31, 5, 36 लाख वोट हुए। वोटर 36 लाख थे, 36 लाख वोट पड़े इसमें। 40 लाख वोट थे, 36 लाख वोट पड़ गया, तो बहुत वोट पड़ गए भाई, 90% वोट लगभग पड़ गए। जबकि ऐसा होता नहीं है अक्सर। 4 लाख वोट कहाँ गए, वोट डालने नहीं आए। हो सकता कहीं वो बाहर हों, आज ना आ पाए हों, या यूएसए में हों, या दुबई में हों, ना आए, या उनका मन ना करे। तो ये भी हो सकता है कि 4 लाख वोटर का मन ही न किया गया हो, तो 4 लाख वोटर ने वोट नहीं डाला है मान लो। तो अब बताओ चुनाव हो गया, अब बताओ जीता कौन इसमें। तो मोदी जी जीत गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो मोदी जी ने, वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 50 लाख। 50 लाख जनसंख्या में से सिर्फ 10 लाख लोगों ने ही मोदी जी को वोट दिया है।
लेकिन फिर भी मोदी जी विनर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं कि देखो, आबादी 10 लाख की थी, वोटर 40 लाख थे। अब जो 10 लाख पा गया, मतलब कि 10 लाख लोग 25% अब वोटर का या 20% पॉपुलेशन का ही आदमी जिसको सपोर्ट कर रहा है वो चयन उसका होके आ रहा है। तो ये तो गलत बात है। कम से कम 50% आबादी जिसको चाहे उसको है, बट किसी को उसमें वोट नहीं मिले। सबसे ज़्यादा इन्हीं को वोट मिले तो इनको मिल गया। तो ये बहुत सिंपल तरीका था कि जो है, अब आम आदमी के लिए यही सही है, जो है आम आदमी के लिए यही सही है। अभी है क्या कि कुछ सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट वो थोड़ा करेक्ट होते हैं, लेकिन उनका चयन करने के लिए जनता को पढ़ा लिखा होना बड़ा आवश्यक है। वो कैसे करोगे? वो तो कर नहीं पाओगे। तो यही बात है दोस्तों। अगर हम 1984 की बात देखें ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो राजीव गांधी ने 415 सीटें जीती थी और सीटें कितनी थी? 543। मतलब 543 सांसदों की जगह थी, उसमें 415 सिर्फ कांग्रेस के थे, आईएनसी के थे। ठीक है, बट कांग्रेस का वोट शेयर, कांग्रेस का वोट शेयर 48% था। अब ये क्या है समझते थोड़ा। जैसे मोदी जी वाला एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो मोदी जी को वोट कितना मिला था? 40 लाख वोटर था और उनको सिर्फ 10 लाख वोटर मिला, तो मतलब कि 20% ही वोट मिला है ना। तो 20%, तो अब लेकिन सांसद बन गए ये, तो सीट तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन वोट सिर्फ 20% आया। कहीं पर मान लो ऐसा कोई, मान लो अमित शाह ने लड़ा होगा चुनाव, तो अमित शाह ने भी मान लो ऐसे ही कुछ 30% वोट पाए होंगे पूरे के, बाकी 70% बाकियों में बट गए होंगे कैंडिडेट्स में। ऐसे सारे लोग करके हुए आए होंगे। अब किसी ने मान लो 50% हो सकता है वोट पा गए हो, बहुत पॉपुलर मान लो हो। मैंने तो एग्जाम्पल खाली लिया था हाइपोथेटिकल। तो ऐसे ही करके बीजेपी ने, इन्होंने सीट तो जीती थी, इतनी सांसद तो जीत गए थे इनके, बट जो जनता थी, जितने वोट पड़े थे उनमें से 48% ही, मतलब आधे ही वोट कांग्रेस को आए थे। आई थिंक आप समझ रहे होगे। जब 20% वाला यहाँ पे आदमी जीत सकता है, मैं मोदी जी की बात कर रहा था, तो 30% इन्होंने पाए, मान लो किसी ने 70% पाए होंगे, तो एवरेज में जो है कांग्रेस ने उस समय 48% पाए थे। मतलब सारे मेंबर के अगर वोट आप काउंट कर लो, सारे मेंबर के अगर आप वोट परसेंटेज काउंट कर लो, तो इतने होंगे जाके 48%। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 415 सीट जीती 543 में, तो लगभग कांग्रेस ने बहुत सीटें जीत ली, लगभग 90% के आसपास सीटें जीती, लेकिन वोटेज परसेंटेज 48% ही है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों का वोट, जैसे यहाँ पे मोदी जी जीत गए थे, ठीक है, बट इन बाकी लोगों का तो वोट बेकार गया ना, क्योंकि इनका कैंडिडेट तो हार गया, तो इनका तो वोट बेकार गया। इसीलिए केवल 10 लाख लोगों की वोट का मान रह गया, केवल मोदी जी जीते इसीलिए। तो यही बात दोस्तों यहाँ पे मैं कर रहा था कि आईएनसी जो है 48% वोट पाई, फिर भी 415 सीटें जीती, क्योंकि हर सीट पर जो कैंडिडेट्स बहुत शायद होंगे और उनमें वो वोट बढ़ गए। तो एक्चुअल में कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने दिया, वो मैटर करता है। यहाँ पे मैटर ही नहीं किया। अगर सिस्टम कुछ और होता तो शायद मैटर करता उसमें। तो आगे चलते हैं इसमें। और उस समय 1984 में बीजेपी ने 7.5% को वोट मिले थे, जितने वोट पोल हुए, लेकिन सीट वो उनके 2 ही सांसद केवल बन पाए थे। आप समझ रहे होगे कि 1-2 सीट ऐसी होंगी जिसपे बहुत बीजेपी जीती होगी, मतलब 1-2 सीट होगी जिससे बहुत ज़्यादा जीती होंगी, और जहाँ पर 415 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, हो सकता है कि बीजेपी का नंबर सेकंड पे हो या थर्ड पे हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना 7.5% जीतना बहुत बड़ी बात थी उस समय वोट्स। अब भारत में जो है यूपी में अगर हम देखें तो
80 सांसद हैं, 80 सांसद हैं, एमपीज़ हैं, और आबादी है 25 करोड़ की। तो अगर हम ऐसे देखें तो आबादी के हिसाब से हम लोगों ने दे रखा है, तो 80 सांसद केवल वहाँ से हैं, 48 सांसद जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। तो ये सांसद जो हैं 80 यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। सिक्किम में जैसे एक ही सांसद केवल है, तो वहाँ पर एक ही एमपी है वहाँ पर, और सीएम भी वहाँ एक होता है। सीएम तो हर जगह एक होता है। तो हर जगह की सीएम की तुलना में, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश में एक सांसद की वैल्यू उसके ही स्टेट के सीएम से काफ़ी कम है। 80 सांसद है, सीएम है एक। त्रिपुरा में सीएम भी एक, सांसद भी एक। तो आप समझ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, खाली भौकाल दिखाने के लिए ज़्यादा उसकी। अब जो हमने मेथड डिस्कस किया इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया गया है कि जब भी लोकसभा का एमपी एमएलए का चुनाव होगा तो हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही करेंगे। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिए अगर आप कोई आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब सेकेंड जो सिस्टम दोस्त है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम है। प्रोपोर्शनल सिस्टम है, ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो, तो इनमें जो है यूज़ होता है ये। तो इसमें क्या है कि जैसे इजराइल में क्या है, मान लो वहाँ की 1 करोड़ आबादी है और वहाँ पे मान लो पॉलिटिकल पार्टी कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। तो अब मैं तो मैंने क्या किया, मुझे बैलेट पेपर मिला एक। अब सपोज़ करिए भारत का एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा होता तो अगर भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो भारत की जो जितने वोटर मान लो भारत में, मान लो 90 लाख वोटर हैं भारत में, 90 लाख वोटर हैं। अब भारत में मान लो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एसपी। मान लो ये इतनी पार्टी हैं, पार्टी और भी होंगी लेकिन मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ। तो ये हो गया बैलेट पेपर। ऐसे बैलेट पेपर हर कैंडिडेट को 90 करोड़ जो कैंडिडेट हमारे यहाँ भारत में हैं, 90 करोड़ जो वोटर हैं, आबादी है भारत की, उन सबको पोलिंग बूथ पे ये दिया जाएगा। उनको बस करना ये है हर वोटर को कि वो टिक लगाए इसमें कि मैं बीजेपी को नंबर 1 दूंगी, मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी चॉइस ये है। अगर बीजेपी ना बने तो कांग्रेस कम से कम तो आम आदमी बन जाए, अगर आम आदमी ना बने तो कम से कम कांग्रेस बन जाए और फिर समाजवादी बने। मान लो वोटर नंबर, मान लो मैं वोटर एक हूँ, साधारण सा आदमी, तो मैंने वोट किया। ऐसे ही बहुत लोगों ने मान लो वोट किया, ऐसे बहुत लोगों ने वोट किया, बहुत इंसानों ने वोट किया। तो अब होता क्या है कि 90 करोड़ ऐसे बैलेट पेपर छपे होंगे, किसी ने बीजेपी को पहला दिया होगा, किसी ने बीजेपी को दूसरा दिया होगा, किसी ने चौथा दिया होगा, तो 4 प्रेफरेंस हो जाएंगी क्योंकि 4 लोग हैं। अब मान लो कि चुनाव का खत्म हो गया, तो अब जब वोट काउंट किया गया कि भैया फर्स्ट नंबर किसको आया, कि पता लगा कि सपोज़ करो कि 30 करोड़ लोगों ने बीजेपी जो है बीएसपी को चुना है, बीजेपी को चुना है 30 करोड़ लोगों ने, ठीक। अब मैं कहता हूँ 20 करोड़ लोगों ने किसको चुना है, मान लो कांग्रेस को चुना है, और मान लो 20 करोड़ लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को चुना है, और 20 करोड़ लोगों ने ही मान लो यहाँ पे 22 कर लो, यहाँ पे 18 कर लो, 18 करोड़ लोगों ने मान लो एसपी को चुना है। तो
तो ये होगा 90 करोड़ वोटर। तो अब ये आम आदमी ने डिसाइड किया है, ठीक है, आम आदमी ने प्रेफरेंस दी है, हालांकि डिफ़िकल्ट है आम आदमी के लिए, उसको समझाना पड़ेगा कैसे वोट करना है। तो अब क्या होगा कि बीजेपी को 30 करोड़ लोगों ने दिया है, मतलब कि 90 करोड़ वोटर था और 30 करोड़ मतलब कि 33.33% जो लोकसभा सीटें जो होंगी वो बीजेपी की होंगी। अब देखो बीजेपी की सीटें कितनी हैं, 33.33%। अब अगर मान लो, सपोज करो कि 99 अगर मान लो सीटें हैं लोकसभा में, तो 33 सीटें किसकी हो जाएंगी, इसमें बीजेपी की हो जाएंगी। और फिर उसी के हिसाब से 20% सीटें किसकी हो जाएंगी, कांग्रेस की हो जाएंगी। इस तरीके से सीटें अपनी बढ़ जाएंगी। ये तो हो गया पहला रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये दोस्तों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना आपने वोट पाया है प्रेफरेंस के हिसाब से, उतना ही आपको सीट मिलेंगी इसमें। तो परसेंटेज ऑफ सीट्स, जितनी परसेंटेज आपको सीट्स मिली हैं उतने ही आपके वोट होने चाहिए। तो हाँ, जिसके जितने कांग्रेस बीजेपी ने 90 करोड़ वोटर में से 30 करोड़ वोटर पाए थे, मतलब कि 1/3। तो अगर 99 सीटें मान लो थी लोकसभा में, कुर्सियाँ थीं, तो 33 सीटें उनको मिलेंगी, बिकॉज 1/3 वोट उन्होंने पाया था, 1/3 वोट का प्रेफरेंस उन्होंने पाया था। अब अदर मेथड भी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, ये तो सिंपल सा मेथड था। अब ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, तो एक मैं बता दूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो काम आता काफ़ी है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। तो इसको हम देखते हैं, ये राज्यसभा इलेक्शन में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल ये राज्यसभा में यूज़ होता है। लोकसभा का तो बड़ा आसान था कि आम आदमी वोट करता है, अब राज्यसभा कैसे है। तो दोस्तों जिस तरीके से 543 मेंबर्स लोकसभा में है, राज्यसभा में जानते हो कितने मेंबर है, 245 जो एमपीज़ हैं वो राज्यसभा में है और 543 मेंबर्स जो हैं लोकसभा में है। तो इन 543 मेंबर्स में से जो है 12 मेंबर्स तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, उनकी तो बात छोड़ दो आप, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट के रहमो करम पर है। बाकी कितने यहाँ पे बचे, 233 मेंबर्स जो हैं एमपीज़, इनका चुनाव होना है। अब 233 मेंबर से कहाँ से होते हैं, इनको हमने स्टेट में बांट रखा है। जैसे 31 मेंबर जो हैं, 31 एमपीज़ जो हैं वो यूपी से होंगे, एक मेंबर जैसे मान लो सिक्किम से होगा, ऐसे ही हमने बांट रखे हैं। राजस्थान के कुछ होंगे, 31 से कम है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो यूपी के ही हैं, हाईएस्ट एमपी जो है राज्यसभा से वो इसके ही हैं। अब जैसे मान लो कि यूपी से जो, अब आपको पता होगा राज्यसभा में लोकसभा का जो लोकसभा मान लो चुनाव किसी के हुए तो 5 साल के लिए चुनाव उसका वैलिड रहता है, मतलब 5 साल तक के लिए वो सांसद है वहाँ पे। पर राज्यसभा में 6 साल तक आपका कार्यकाल होता है। और जैसा कि मैंने बताया 233 मेंबर जो हैं एमपीज़ में से 245 मेंबर में से 2/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स हर साल रिटायर होते हैं, मतलब 1/3 मेंबर्स हर साल, तो 81 मेंबर हर साल जो है हर 2 साल रिटायर होते हैं, हर 2 साल रिटायर होते हैं, इस ताकि वो पूरा एकदम ना खाली हो, इसीलिए उसको राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं। कि सपोज करिए जैसे मान लो कि A, B, C कैंडिडेट मान लो है, D, E, F ये सांसद मान लो है। अब इसका मान लो चुनाव 2022 में हुआ, इसका 2023 में हुआ, सॉरी अगर मैं मान लो 2020 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ और 25 में हुआ। अब क्या होगा कि ये जो कैंडिडेट है 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर होंगे, तभी वो 1/3 मेंबर्स जो है हर दूसरे साल रिटायर होंगे। इस तरीके से तभी तो वो
जितने मेंबर मान लो हैं, तो इसमें से इतने जो मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल में रिटायर होंगे, फिर 2 साल बाद ये रिटायर होंगे, फिर 2 साल बाद ये रिटायर होंगे, तभी तभी वो साइकिल पूरी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, ये काम इसका होता है। जैसे मान लो 2020 में, 2022 में, 2024 में 81 मेंबर्स रिटायर हो गए 2020 में। 81 मेंबर यहाँ रिटायर होंगे, 81 मेंबर यहाँ रिटायर होंगे। इस तरीके से काम होगा कि 1/3 मेंबर, मतलब कि 245 का मेंबर जो है, 245 का मेंबर, उसमें का 1/3 जो है रिटायर होंगे। इस 81 अब 81 अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे 81 जो हैं इनमें से 31 यूपी के ही हों। हो सकता है कि कुछ मान लो 10 यहाँ हों, 81 में से 10 यहाँ हों, 10 यहाँ हों और 11 यहाँ हों, तो 31 मेंबर ऐसे हो गए। तो यूपी का कुछ इस साल रिटायर होंगे, कुछ 2022 में, कुछ 24 में। तो इस तरीके से काम बनता है। अच्छा, ये बात हो गई कि यूपी के मेंबर की। अब वही जैसे मैंने कहा ना कि कुछ जो रिटायर यहाँ पे मान लो हो जाएंगे, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यूपी के मेंबर कम बचे। भाई अगर 243 सांसद थे आपके पास, 245 सांसद अगर आपके पास थे, और 1/3 अगर आपके एमपी से रिटायर हर साल होंगे, ऐसा कहा गया है कि जितने होंगे तो हर 2 साल में रिटायर होंगे। तो मान लो 2000, जैसा मैंने एग्जांपल लिया 2020 का, 2024 का, 2022 का और 2024 का, तो अगर मैं 245 का 1/3 करूँ अगर, तो 81 मेंबर्स एमपीज़ आए, है ना, 81 एमपीज़ आए। अब 81 एमपीज़ क्या है कि ये वाले 81 एमपीज़ जो हैं, इनमें हो सकता है कि 10 यूपी से हों, 10 कहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कहीं एमपी से, कोई राजस्थान से, ऐसे ज़रूरी नहीं कि सारे इसी में हों। तो इसमें ये रिटायर हो जाएंगे। अब मान लो कि इसमें 10 जो हैं, 10 एमपी जो हैं वो, हालांकि 10 इतने होते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे बनाया गया सिस्टम वो है कि 5 मान लो एमपी जो हैं वो यूपी से हैं। अब रिटायर हो गए इस साल, तो अब यूपी के पास चूँकि 31 एमपी थे, यूपी के पास 31 एमपी थे, तो 5 तो रिटायर 2020 में हो गए। तो अब यूपी कहेगा भैया हमारा तो एमपी कम है, तो वहाँ पर होगा चुनाव उसी साल, वहाँ पर होगा इलेक्शंस। कितने एमपीज़ के लिए? 5 एमपीज़ के लिए, क्योंकि रिटायर कर गए हैं। नियम था कि हर दूसरे साल में रिटायर उसको होना है एमपी को, है ना, क्योंकि ये 2014 में इनका चुनाव हुआ होगा मान लो, तो 6 साल इनके पूरे हो गए 2020 में, तो ये रिटायर होगा इस तरीके से। अब जो 2020 में जो 5 एमपी जो रिटायर हुए, अब इनका चुनाव जब होगा तो ये 2026 में रिटायर होंगे, है ना, इनका जो तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। अब तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको, है कि 5 एमपीज़, तो अभी इसी को समझेंगे कि आखिर क्या है। तो मैं थोड़ा फिर से बता दूं आपको कि जो 250 एमपीज़ जो हैं वो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है कि इतनी ज़्यादा कुर्सियां हैं। जैसे बस मान लो एक है, बस में यहाँ सीटें ऐसे ऐसे होती हैं। इस बस में सीटें कितनी हैं? अगर मान लो राज्यसभा मान लो, अगर मैं इस बस को राज्यसभा मान लूँ, तो इस बस में सीटें कितनी हैं? 250 हैं। अब मान लो कि बस के ड्राइवर ने कहा भैया ये वाली सीट तो बेकार है, टूटी है, ये वाली टूटी है, ये वाली टूटी, जंग लग गई इसमें, तो 5 सीटें जो हैं टूटी हैं, तो 245 ही सीटें अभी काम की हैं। तो ऐसा ही कुछ आप मान लो काम की हैं, तो ऐसा ही कुछ मान लो आपकी राज्यसभा का है कि 5 सीटें डिसफंक्शनल हैं, वो काम ही नहीं करती हैं। अभी चुनाव केवल 245 सीट पर ही होता है। ठीक है, अब 245 मेंबर में भी कुछ मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। से 12 एमपीज़ को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, वो इसी से नॉमिनेट होकर के आए थे। ठीक, तो चाहे वो आर्ट में हो, साइंस में हो, या लिटरेचर में हो, या सोशल सर्विसेज में हो, तो इस तरीके से सचिन को आर्ट कैटेगरी से रखा गया था कि हाँ क्रिकेट खेलना एक आर्ट है, तो उनको आर्ट में रखा गया था। ठीक, बाकी 233 जो एमपीज़ हैं इनका चुनाव होता है। तो अभी मान लो कि राज्यसभा का चुनाव होना है। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव होना है, तो अब जैसे हरियाणा में है,
अब थोड़ा हरियाणा का बात कर लेते हैं। हरियाणा की सीट से हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 सीट्स वैकेंट थी। हरियाणा के पास बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन मान लो 2 सीट, जैसे यूपी में 5 सीट वैकेंट थी, वैसे ही हरियाणा में 2 सीटें वैकेंट थी। ठीक, हरियाणा के पास कितनी राज्यसभा में सीटें हैं ये जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2 सीटें थी, हम चूँकि यहाँ पे प्रोसेस समझ रहे हैं। 2 सीटें वैकेंट थी, क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो गया, तो अभी निकल आया भाई। तो रूल के हिसाब से अगर एक से सीट ज़्यादा वैकेंट है, रूल के हिसाब से अगर एक से ज़्यादा सीट वैकेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हरियाणा में एमएलए जो हैं, जो विधायक लोग हैं, वो कितने? 90। तो जो वैल्यू ऑफ वोट है, वो अगर रूल ये कहता है कि अगर 2 से ज़्यादा सीटें वैकेंट, एक से ज़्यादा सीट वैकेंट है, तो रूल ये कहता है कि हम हर एमएलए की जो है, हम हर एमएलए की वैल्यू 100 मान लेंगे। तो 90 अगर विधायक हैं, एमएलए को विधायक बोलते हैं। अगर हालांकि विधायक एमएलए को भी बोलते हैं और एमएलसी को भी बोलते हैं। तो 90 अगर मान लो विधायक हैं, तो हर एक विधायक की वैल्यू की वोट हमने 100 मानी थी, तो 90,000 वोट, 9,000 वोट इसके होगा जा करके। अब कोटा क्या कहता है? कोटा क्या कहता है कि 9,000 अगर वोट थे और वैकेंसी कितनी थी, ये फार्मूला दोस्तों होता है कि 2 अगर वैकेंसी थी तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ वैकेंसी +1 और +1 यहाँ ऐड करना होता है। तो ये फार्मूला आ गया। तो इसमें कितना, अगर हम जोड़ें तो 3, 9, 3001 आ गया। ठीक, अब 3000 वोट आ गया कोटा। अब इस 3000 को, चूँकि ये आ गई वैल्यू ऑफ वोट ऑल द एमएलएज, तो एक एमएलए का वोट कितना आया? जो कि 100 उसका वोट था, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो 30.1 वोट आया। वोट वैल्यू आई किसकी? एमएलए की। ये फॉर्मूला होता है काउंट करने का। अब 30.1 का मतलब 30 है। तो जिस भी राज्यसभा के मेंबर को जो चुनाव के लिए खड़ा है हरियाणा से, हरियाणा में वैकेंसी थी 2। अब पता आपको है कि यूपीएससी का फॉर्म भरने जाते हो आप, अगर वैकेंसी मान लो उसमें 1000 आई हैं, तो कितने फॉर्म पड़ते हैं? 10 लाख, है ना? 10 लाख भाई फॉर्म पड़ते हैं। तो अगर राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा कहाँ के, अगर राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है 2 सीट्स पर हरियाणा से जो कि वैकेंट है, तो इनमें भी कितने उम्मीदवार होंगे? मान लेते हैं 3-4 उम्मीदवार हैं, A, B, C, D ऐसा करके कुछ मान लेते हैं। तो 2 सीट्स पर चुनाव होना है और उम्मीदवार 4 खड़े हैं। 2 सीट पर चुनाव होना। तो अब कैसे हम डिसाइड करें कि इनमें ABCD में कौन इन 2 सीट पे जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया फार्मूला कि जो भी 30 एमएलए का सपोर्ट पा गया, 30 एमएलए का सपोर्ट जो पा गया, वो उसकी सीट पक्की हो जाएगी, है ना? जो 30 एमएलए का सपोर्ट पा गया। हरियाणा में कितने एमएलए थे? मैं लिखा का मैंने 90। तो 90 एमएलए में से जिसको 30 ने सपोर्ट कर दिया वो बन जाएगा राज्यसभा का मेंबर। तो 4 उम्मीदवार थे खड़े। अब प्रेफरेंस कैसे यहाँ पे होती है, अब समझते हैं प्रेफरेंशियल सिस्टम। प्रेफरेंशियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, ये है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या है आखिर ये। जैसे मान लो कैंडिडेट्स अगर मैं रखूं, यहाँ पे ABC मान रखा था, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि मान लो राहुल, एक उम्मीदवार राहुल है, दूसरा सुनील है, तीसरा मोहन है मान लो, चौथा है विराट और 5वां मान लो सचिन है। ठीक, अभी ये लोग खड़े हैं चुनाव में। किसके चुनाव के लिए? राज्यसभा में 2 सीट थी, उसके चुनाव के लिए खड़े थे। हरियाणा से खड़े हो सकते हैं चाहे जहाँ के नागरिक आप हुई, चाहे जहाँ के
आप स्टेट की होइए, चाहे मध्य तमिलनाडु के हो, कहीं के, आप राज्यसभा में चाहे यहाँ से खड़े हो सकते हो, ठीक। तो भैया खड़े होने। अब के एल राहुल, मान लो राहुल द्रविड़ कर्नाटका के हैं, सुनील अगेन कर्नाटका के हैं, सुनील शेट्टी, मोहन भागवत महाराष्ट्र के हैं, विराट कोहली दिल्ली के हैं, सचिन भी महाराष्ट्र के हैं। तो अब चूंकि हरियाणा से चुनाव हो रहा तो ये लोग खड़े हैं। अब हरियाणा के 90 लोग इनको वोट दें, प्रेफरेंस देंगे। अब मान लो 90 MLAs हैं, 90 MLAs हैं। अब हर MLA के पास एक बैलेट आएगा जिनमें इन 5 लोगों के नाम छपे होंगे। तो मान लो ये बैलेट आया ऐसे, ये बैलेट ऐसे आया, ये वाला बैलेट था। ये मान लो बैलेट किसी MLA के पास आया, 90 MLA थे, MLA 1 MLA 2, तो मान लो ये बैलेट जो है वो MLA 1 के पास आया था। ऐसे ही 90 MLA है। तो मान लो पहले MLA ने मान लो इनको प्रेफरेंस क्या दी, उसने कहा कि मैं राहुल को नहीं पसंद करता, मैं मोहन भागवत को पसंद करता हूँ। तो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस मोहन भागवत को दी। दूसरी प्रेफरेंस उसने सचिन को दी, कहा वाह वाट अ क्रिकेटर। थर्ड उसने प्रेफरेंस दी राहुल को। फोर्थ उसने दी विराट को। और 5वीं प्रेफरेंस दी उसने सुनील शेट्टी को। तो पहले MLA की प्रेफरेंस थी ये MLA 1 की प्रेफरेंस थी भाई। ऐसे MLA 2 आएंगे, MLA 2 ने भी किसी को प्रेफरेंस दिया होगा ऐसे ऐसे। मान लो इसने 2 3 4 1 5, ऐसे MLA 3 MLA 4 MLA 9, ऐसे ही MLA करके 90 तक आएंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो अगर मैं देखूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिली है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो पता लगा अगर मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर देखा जाए तो मान लेते हैं राहुल थे, राहुल, सुनील, मोहन, विराट, सचिन। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए सुनील शेट्टी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिली हैं, मतलब कि बहुत MLAs ने, हो सकता है MLA नंबर 5 ने, MLA नंबर 90 MLA खड़े उसमें हैं, तो उन 90 MLAs में से 30 MLAs ने इनको पहला स्थान दिया। ऐसे बैलेट होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे बैलेट होंगे। विधायक नंबर 1, विधायक नंबर 2, विधायक नंबर 3, विधायक नंबर 4, विधायक नंबर 5, विधायक नंबर 6, विधायक नंबर 7, विधायक नंबर 8, विधायक नंबर 9, ऐसे 190 विधायक होंगे। उन 90 विधायक ने पहला 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 ऐसा करके 30 बैलेट जो हैं, 30 बैलेट मतलब 30 विधायक जो हैं, उन्होंने पहला प्रेफरेंस सुनील शेट्टी को दिया। ठीक, 90 विधायक थे और मान लो इसने पहला नंबर दिया कि मैं सुनील को दूंगा, मैं सुनील को दूंगा, मैं सुनील को दूंगा, मैं सुनील को दूंगा, मैं सुनील को दूंगा। तो ऐसे 30 पर्चों पर पहला नाम जो था वो सुनील का था। तो हमारे जो रूल के हिसाब से था क्या कि जो भी 30 वोट पा जाएगा, 30 MLAs का साथ पा जाएगा, वो राज्यसभा का सांसद बन जाएगा। तो बधाई हो, सुनील शेट्टी जो है बन गए हैं सांसद हरियाणा से। 2 सीट थी उसमें, 1 सीट सुनील शेट्टी जीत गए हैं। अब क्या हुआ, अब 4 लोग देखो बचे हैं यहाँ पे। कौन कौन बचे हुए हैं, कौन कौन बचे हैं? राहुल, मोहन, विराट, सचिन। राहुल, मोहन, विराट, सचिन। तो अब देखा गया भैया कि 30 इनको प्रेफरेंस मिली थी, बट 20 इनको मिली थी। 20 लोगों ने राहुल का नाम दिया था पहले, और 10 इनको दिया था, 10 इनको दिया था, और 20 लोगों ने इनको दिया था। ठीक, मतलब 20 विधायकों ने इसको प्रेफरेंस माना कि मैं राहुल को, मैं तो राहुल को 20 लोगों ने, सांसदों ने इसको पहले नंबर डाला था। अब नियम ये कहता है कि जो सबसे लीस्ट, ये जो 5 हैं, अभी ये तो जीत गया, ये तो जीत गए भाई, बधाई हो, जीत गए। अब 4 बच्चे हैं, 4 में से क्या होता है कि जो सबसे, जिसके सबसे कम नंबर आए हैं उसको हम हटा देते हैं। तो अब 2 लोगों के नंबर सबसे कम आए हैं 10, तो इनको हम देंगे हटा जाओ, तुम कट जाओ। बट ये जो 20 लोग यहाँ पे हैं, 10 + 10 लोग, अब इनमें देखा जाएगा कि अब इनको तो हटा देते हैं, ये तो इनका काम खत्म हो गया। तो हम दोबारा लिख लें यहाँ पे, तो राहुल को मिले 20, राहुल को मिले 20,
फर्स्ट प्रेफरेंस में, और इनको मिले हैं मोहन विराट को मिले हैं 10, और उनको मिले हैं 20। अब ऐसे देखो फर्स्ट प्रेफरेंस में वो तो सुनील जीत गए, अब यहाँ किसको करें बाकी एक, तो ये भी 20 ये भी 20, अब ये तो हार गए वैसे भी, तो उनको हटा ही दो। तब चूंकि राहुल और सचिन में है भाई, ये राहुल सचिन में कौन आगे है, तो इनकी जो प्रेफरेंस होगी फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो जो विधायक होंगे जो 10 विधायक इनके होंगे, मान लो 1 2 विधायक 3 ऐसे 10 विधायक इनके मान लो होंगे, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 विधायक जो इनके होंगे, मान लो ये वाले बना लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 विधायक इनके जिन्होंने पहला प्रथम, अब नाम ऐसे आए होंगे सबके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी, फर्स्ट इन 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस मोहन को दी। ये जो 10 विधायक हैं इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस विराट को दी, बट ये तो बाहर होगा क्योंकि सबसे नंबर कम इनके आए थे तो घिसल्ले हो गए, तो पहला प्रेफरेंस। तो अब देखा जाएगा कि इन 10 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है, सेकंड पे इनके में सेकंड पे कौन था, इन पे सेकंड कौन था, इनके 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 पे सेकंड कौन था। फर्स्ट प्रेफरेंस तो सबकी सेम थी, मोहन की थी, बट सेकंड प्रेफरेंस हो सकता कि इसने सचिन को दी हो, इसने राहुल को दी हो, सुनील को हो सकता दी हो, इन्होंने ऐसा करके दे सकते हैं। तो वही देखा गया, फर्स्ट प्रेफरेंस तो बेकार गई क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो 10 ही वोट मिले इनको भी 10 मिले। अब ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड प्रेफरेंस में 10 से कम ही मिले होंगे क्योंकि ठीक। तो अब देखा जाएगा कि इसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, इसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। तो अब मान लेते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस अब चूज़ की जाएगी, बिकॉज यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो सेकंड प्रेफरेंस चूज़ की जाएगी। और ये लोग तो पहले ही हार चुके हैं क्योंकि 10 वोट पाए इन्होंने। अब राहुल और सचिन का डिसाइड करना है, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इनमें से जो इनमें से मान लो कि 5 लोगों ने, इसने मान लो इस वाले विधायक ने कहा कि मैं सेकंड राहुल को दूंगा, सेकंड प्रेफरेंस राहुल को दूंगा। इसने कहा मैं सेकंड प्रेफरेंस राहुल को दूंगा, मैं राहुल को दूंगा, ठीक है, मैं राहुल को दूंगा। तो 5 लोग यहाँ से, मान लो इसने कहा सेकंड प्रेफरेंस मैं राहुल को दूंगा, राहुल को दूंगा, राहुल को दूंगा, राहुल को दूंगा और राहुल को दूंगा। तो मतलब 5 विराट के एमएलएज ने सेकंड प्रेफरेंस में, और ये 10 एमएलए यहाँ पे हैं, इन्होंने ये वाले 10 एमएलए इन्होंने मोहन के बाद में सेकंड प्रेफरेंस जो है राहुल को दी। तो मतलब राहुल को इन 20 एमएलएज में से जो है 20 एमएलएज 10 + 10, इनमें से 10 लोगों ने राहुल को प्रेफरेंस दी। तो हाँ, सेकंड प्रेफरेंस राहुल को 10 एमएलएज की मिल गई। ये इन वालों में से फर्स्ट प्रेफरेंस तो इनको दिए, लेकिन मोहन के 10 एमएलए जो थे उन्होंने प्रेफरेंस अतः इसको दी। विराट के 10 एमएलएज ने 5 एमएलएज में से इनको प्रेफरेंस दी। तो मिलाकर कितना हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि सचिन को कितनी प्रेफरेंस दी। हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस राहुल को दी और 5 लोगों ने, अब मान लो कि 4 लोगों ने सुनील को दी होगी सेकंड प्रेफरेंस सुनील को। तो यहाँ से सचिन को सिर्फ एक ही एमपी था ऐसा जिसने पहली प्रेफरेंस तो मोहन वाले में मोहन को दी, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस सिर्फ एक ही इंसान ऐसा निकला जिसने सचिन को दी थी। तो हाँ, एक यहाँ ऐड हो गया 20 में से एक इस वाले में से। और मान लो कि यहाँ पर भी 4 एमएलए जैसे थे जिनकी सेकंड प्रेफरेंस सचिन थी, तो 4 हमने ऑर्डर, तो मतलब 25 ही हुए जा करके। और राहुल वाले में 20 + 10 हो गए 30, तो राहुल जीत गए। तो राहुल क्लियरली विनर, राहुल इज क्लियरली अ विनर, ठीक। तो ऐसे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो सेकेंड राउंड में निकलता तो हम फिर थर्ड राउंड लेते, है ना। अगर मान लो कैंडिडेट्स बहुत सारे होते और 2 न बचते कैंडिडेट, तो क्या करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे 10 वोट पा गए थे, अगर मान लो यहाँ पे 12 होते, यहाँ पे 11 होते, तो हम 11 वाले को नेगलेक्ट कर देते। फिर इसमें देखते हैं कि किसकी प्रेफरेंस आई, तो उस हिसाब से। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आइडिया क्या है, ठीक है। यही इसका आइडिया था।
कि यही हम करना चाहते थे। ओके, तो राहुल जीत जाएगा। तो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ख़त्म कर चुके अपना है। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ इस चैप्टर में, बिकॉज काफ़ी टफ चैप्टर था, अदरवाइज ये समझ ना पाते आप लोग। और दोस्तों चुनाव ऐसे ही चुनाव, इसमें वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का और राज्यसभा के सांसदों का, एमपीज का चुनाव होता है। जैसा कि हमने देखा कि हरियाणा से चुनाव हुआ है, तो उसमें से 2 सीटें जीती। किसने जीती? सुनील ने जीती, उसने पहले ही प्रेफरेंस में जीत गई थी, और सेकंड प्रेफरेंस में जीता है राहुल ने। तो आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं कि ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हम लोग लोकसभा में फॉलो करते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधायक का चुनाव हो, जो हम विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं अपने, उनका हो, या फिर हम अपने ग्राम प्रधान का हो अगर गांव में रहते हैं, या अगर हम लोग म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो वहाँ चुनाव हो। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल चुनाव, क्यों? बिकॉज आम आदमी जो है उसको इतनी समझ है नहीं इस चीज़ की। मानता हूँ कि बहुत लोग काबिल हैं, बट वो 5% लोग ही काबिल हैं जो समझ पाएँ सिस्टम को। मुझे तो हैरानी है कि हमारे एमएलएज भी समझते हैं इस सिस्टम को नहीं, तो वो तुक्का में ही वोट देते होंगे, क्योंकि उनको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझ में कैसे आता होगा। उनके जो पीए वगैरह होते होंगे उनको समझाते होंगे कि सर इनको देना वोट आपको है, और वो पहले से ही इनको रट के जाते होंगे कि हाँ भैया पहली इसको, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको। बिकॉज ये सिस्टम समझने के लिए काफ़ी दिमाग चाहिए मेरे हिसाब से। वोटर क्या है? आम आदमी जो है यहाँ पे वो वोट करता है। और प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होता है कि, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि, अब देखो वैसे तो हो सकता है कि पहले प्रेफरेंस में कई बार तो काउंटिंग आगे जा सकती है, तो थर्ड प्रेफरेंस वाला भी जीत सकता है ना। तो वैसे देखो तो राहुल और सचिन लगभग बराबर वोट पा गए थे, बट सेकेंड प्रेफरेंस जब हुआ तो ये जीत गए। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट पास्ट सिस्टम के हिसाब से तो इन्होंने बराबर वोट पाए हैं, तो दोनों का चुनाव का रद्द। बट यहाँ पर चूँकि प्रेफरेंस हुआ जा करके और सिंगल वोट ट्रांसफ़र हुआ है हर आदमी का, कि ये सेकेंड प्रेफरेंस इसकी ट्रांसफ़र हुई है उसमें, इसलिए राहुल जीत गया। तो आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है, इसीलिए नहीं लिया गया। और अगर हम लोग ये वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लेते तो जो सांसद हमारा है वो अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वाकई में हमें किसने जिताया है। हो सकता है कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसी की हुई ना शायद, तो ये भी बात बन सकती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसीलिए कहा है कि हम इतने डिफ़िकल्ट सिस्टम को नहीं चाहते थे लेना। और ये लगभग सारे देश में भी ऐसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, ना कि प्रोपोर्शनल, बिकॉज वो टफ काफ़ी होता है। अब दोस्तों रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है ये समझते थोड़ा। देखो दोस्तों, भारत में जब चुनाव हुए 1909 में चुनाव, पहली बात तो समझते हैं कि 543 सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है। 150 करोड़ लोग हैं, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, चाहे जाति कोई भी कुछ भी हो, आपको बस वोट डालना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। जो लोग काशी में रहते हैं, जो लोग बनारस में रहते हैं, वो लोग बनारस में वोट डालेंगे। सभी लोग जो एलिजिबल है वोटर हैं, 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा हो तो आप वोटर हो, अगर आपने रजिस्टर करवाया है तो वोट हो। अब मान लो कैंडिडेट्स बीजेपी का खड़ा है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, ऐसे ही बहुत सारी पार्टी खड़ी हैं, जिसका मन चाहे उसको वोट दे आओ। बट जो सिस्टम होता है रिजर्वेशन का, तो अब मान लो यूपी में जो 80 सीट्स हैं, जो 80 सीट्स हैं मान लो, सपोज करो, उनमें से बोल दिया जाए कि 25% जो सीटें हैं, मतलब कि 20 जो सीटें हैं, 20 सीटें, इस पर सिर्फ और सिर्फ SC ST का आदमी ही खड़ा हो सकता है।
मतलब कि मान लो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और ये वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी है, और ये ईस्टर्न यूपी है, उत्तरी उत्तर भी पूर्व, ठीक है। तो मान लो कि इसमें 80 सीटें थी ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8 9 और 10, तो 80 सीटें हो गई हैं, ठीक। ये 80 सीटें हो गई हैं। अब मान लो यूपी में इतनी सीटें हैं, तो अब यूपी की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि ये वाली सीट, 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 ऐसे ही 20 सीटें जो हैं, 20 सीटें 80 में से, इन पर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट जो होगा खड़ा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि इन 80 सीटों पर जो है हर पॉलिटिकल, बीजेपी भी अपने 80 कैंडिडेट को इस पे, मान लो ये वाली सीट मोदी जी वाली है तो मोदी जी ओबीसी हैं, तो बताओ इनमें से 20 सीटें दोस्तों जो होंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी इस वाली सीट पे, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, इस वाली सीट पर SC ST कैंडिडेट ही उतारेगी, ठीक है। वोट सभी देंगे, वोटर से मतलब नहीं है, वोटर जो आम आदमी है वो सब वोट देंगे, बट कैंडिडेट इस सीट पे SC ST होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। इसके अलावा इस सीट पे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद में ये वाली सीट रिजर्व ना रह जाए, ये वाली सीट रिजर्व हो जाए, ये वाली सीट रिजर्व अगले साल हो जाए 5 साल बाद, ये तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब कैसे डिसाइड करेगा यहाँ से कि इस बार रिजर्वेशन, इस बार सीट ये वाली रिजर्व थी, अगली बार ये वाली। तो इसके लिए दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो डिलिमिटेशन कमीशन स्थापित करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन स्थापित करेंगे, और उसका काम ही होगा, उसका क्या काम होगा, उसका यही काम होगा कि वो, उसका दोस्तों काम ही यही होगा कि बाउंड्री ड्रॉ करना, कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, क्या है, इस बार किसको रिजर्व रखना है, किसको नहीं, SC ST सीट कहाँ पे ज़्यादा है। हो सकता है कि इस वाले सीट पर पहले पॉपुलेशन SC ST की ज़्यादा थी, इस पर माइग्रेट करके काम के चक्कर में या कुछ भी, लड़कियों की शादी हो गई कुछ भी, तो इस वाले में ज़्यादा हो गई, तो अगली बार से यहाँ पर रिजर्व कर दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है पॉपुलेशन के हिसाब से SC ST कहाँ पे है उसमें हम लोग ज़्यादा रिजर्व करते सीट्स हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। और इसमें इसकी हेल्प करता है चुनाव आयोग, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं चुनाव आयोग, ठीक है। तो ये हम बात कर लेते हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट दोस्तों क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये आपको जो बताया मैंने है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा जो हरी वाली सीट में होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST ही कैंडिडेट होगा। अब मान लो कि ये कह दिया जाए कि इस जो हरे वाले ब्लॉक में है ना, इसमें कैंडिडेट भी SC ST होगा, और जो वोटर्स जो होंगे, जो वोट लोग करेंगे वो भी SC ST होंगे। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी का कोई हो वो वोट नहीं कर सकता। तो ये तो बड़ी ख़राब बात होगी, मतलब आप वोटर का भी अधिकार छीन रहे हो। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में यही दोस्तों होता है कि इसमें वोटर का भी अधिकार छीन जाता है, कि वोटर को भी नहीं है। तो 1909 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट में, मान लो कंट्री ये डिवाइड यहाँ पे इतनी है, मान लो 4 सीट, मान लो 9 सीटें हैं सपोज करो। अब अंग्रेज कहते हैं कि ये वाली सीट और ये वाली सीट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट में फिक्स है। तो मतलब कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ABC, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस सीट पर, इन 2 सीट्स पर कैंडिडेट्स जो होंगे वो मुस्लिम भी होंगे, सिर्फ मुस्लिम होंगे।
ये पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सब का जो कैंडिडेट होगा वो मुसलमान ही होगा। और जो वोटर जो होंगे इस वाले सीट पर सिर्फ मुसलमान को वोट करने का अधिकार है। अगर इसमें हिंदू, जैन, सिख, पारसी रहता है तो उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है कि यहाँ पे आप वोटर का हक मार रहे हो, मतलब डेमोक्रेसी में उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, डेमोक्रेसी में उसका मजाक बना रहे हो कि वो देश का नागरिक तो है पर वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसीलिए वो वोट नहीं कर सकता है। तो ये तो बड़ी बेकार बात हो गई जा करके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं रखा गया इसीलिए बिकॉज ये तो फंडामेंटली रॉन्ग है, डेमोक्रेसी के खिलाफ ही है ना। तो तजमुल हुसैन, एक एनसीईआरटी में बात आती है, तजामुल हुसैन, उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ने भारत का बंटवारा करवा दिया और बहुत ही वाहियात सिस्टम था ये, जिसमें वोटर को भी अधिकार नहीं था। तो ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि मैं हर मुसलमान से अब अपील करता हूँ 1947 के बाद में जब भारत आज़ाद हो गया कि ऐसी कोई डिमांड, ऐसी कोई बेकार के कॉन्सेप्ट में बिलीव मत करें आप लोग। तो उन्होंने अच्छी बात कही थी और हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी जो है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए सीट्स रिजर्व हैं। कि जैसे मान लो 543 सीट्स हैं तो उनमें कुछ परसेंटेज सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं, कुछ परसेंटेज सीट्स जो है रिज़र्व है। वो आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सारा काम मैं नहीं करूँगा वरना आप लोग सो जाते हो। आप लोग खुद डिसाइड करो कितने यहाँ पर हैं। तो 543 में X परसेंटेज सीट्स जो है वो SC ST कैटेगरी के लिए, आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी होती है जिसमें सारे धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। फिर एक OBC लिस्ट होती है, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। फिर SC ST होती है। तो माना जाता है कि जो SC ST हैं ये सारे मेनली हिंदू ही हैं, बट कुछ SC लोग जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर गए हैं उनको भी माना जाता है। तो इसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हैं। होना ये चाहिए था कि चूँकि SC लोग तो इनको, चूँकि SC का मतलब यही है कि दलित लोग थे ही, क्योंकि इन पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हिंदुइज़्म की वजह से, हिंदू धर्म की वजह से। बट इस्लाम में तो ऐसा क्लेम करते वो लोग हैं कि इक्वालिटी है, ऐसा क्लेम करते हैं वो लोग इक्वालिटी, हालांकि इक्वालिटी वहाँ पे है नहीं। अगर देखा जाए तो वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी वहाँ पे नहीं है, मतलब आदमी औरत में फ़र्क होता है बट वहाँ पर आदमी आदमी में फ़र्क नहीं है, ये बात सच है। तो वहाँ पर अलग प्रकार की इनइक्वालिटी है, लेकिन वहाँ पे आदमी और आदमी में इनइक्वालिटी नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए था कि SC जो है मेनली हिंदू ही होने चाहिए थे, बट क्या करें ऐसा किया नहीं गया। इसीलिए जो हिंदू के जो SC लोग हैं वो काफ़ी कहते हैं कि सिस्टम बकवास है। मुस्लिम SC कब से होने लगा वो ये कई बार क्लेम उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं ना, तो वहाँ पर तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान है। तो ये जाति प्रथा ने मुसलमानों को भी जनरल OBC में बांट दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट इसमें है कि आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लो इंडिया में 14.2% जो सीट्स हैं वो मुसलमानों की हैं। दोस्तों मैं भी आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक, थोड़ा पानी प्यास लगी, मैं भी आ रहा हूँ। तो 14.2% पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की है भारत में, और 79.8% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो 14% सीटें जो है मुसलमानों को मिलती। मान लो लोकसभा में 100 सीटें हैं, सपोज करो, तो 100 में से 14 सीटें जो हैं 14 MPs मुसलमानों के होते, क्योंकि अगर हम धर्म के हिसाब से देखें, सॉरी मैं यहाँ पे धर्म की बात कर रहा हूँ, जबकि भारत में धर्म सिस्टम होता नहीं है। अगर मान लो ऐसा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी INC होती और उसको 14% वोट मिले तो उसकी 14 सीटें होती, ऐसा मैं कहना चाह रहा था, बट यहाँ पे मैं गलत था, सॉरी। तो 14.2% सीटें हैं, तो इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक सीट ऐसी है, मान लो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं
543 सीट्स हैं। अब होना चाहिए था कि इनकी आबादी 14.2% है तो इनको इनके सांसद भी 14% होने चाहिए थे। बट क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है वो समझेंगे इसमें। कि जैसे मान लो MP नंबर 1, सांसद नंबर 1, सांसद नंबर 2, सांसद ऐसे ही 40, यहाँ पर MP 543rd सांसद है, सारे सांसद हो गए यहाँ पे ऐसे करते करते। अब इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो, अगेन अगर मैं मान लूँ सबको इक्वल मानूँ तो मान लो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 14.2% है, यहाँ पर मान लो 15 है, तो किसी में कम हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा तो कम हो जाएगी कंपेंसेट करने के लिए, बिकॉज ओवरऑल तो 14.2% है ना। तो यहाँ मान लो 16 है, यहाँ पे 14 आ गई, यहाँ पर मान लो 15 है, यहाँ 15 है, तो ऐसे। अब अगर मान लो ये वाला MP खड़ा है चुनाव में तो ज़्यादा आबादी तो हिंदुओं की है ना, तो वो जीत जाएगा। तो मतलब वो जीत जाएगा तो मान लो BJP का होगा सपोज करो अगर। तो इस वाले 14% जो यहाँ पे आबादी है इसका तो वोट बेकार गया ना एक तरीके से देखा जाए। तो इसीलिए ये गया। यहाँ पर आबादी कम है तो यहाँ पर भी वोट चला गया, यहाँ पर भी। मान लो कोई ऐसी सीट ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी मान लो 60% है और उन्होंने वोट दिया तो ये वाला जीत गया। तो इसलिए कई बार देखते हो कि कुछ सीटें जो होती हैं वो मुस्लिम डोमिनेंस सीटें होती हैं और वहाँ पर मुस्लिम डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन बनेगा। जैसे शामली, रामपुर, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पर मुस्लिम के ही वोट से डिसाइड होता है कि हाँ कौन बनेगा। बट अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो कई सारी सीट्स ऐसी होंगी जहाँ पर मुस्लिम 14.2% से कम होंगे, बिकॉज ओवरऑल तो 14.2% ना एवरेज में। तो कहीं पर 5% भी मुसलमान होंगे, हो सकता है कहीं पर 1% भी मुसलमान ना हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो वहाँ तो इस तरीके से ये होता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन कैसा होता है वो तो बता चुका मैं आपको हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन करता है। मैं आपको NCERT की हर एक बात पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एक ही वीडियो देखिए आप, इसके अलावा आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। इवन पेड टीचर से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो उनसे ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ मैं। PW Academy, ऐसा कंटेंट नहीं पाओगे आप वहाँ, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन देखता आखिर क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन जो सीट रिजर्व करने की बात आई थी ना, तो उसमें वो देखता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसकी होती हैं। तो दो चीज़ देखता है वो। पहली चीज़ ये है कि SC या ST की पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है, जिस सीट में ज़्यादा होती है। अब मान लो इस चुनाव में SC ST की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अगली बार मान लो काम करने के चक्कर में 2 साल के बाद वो लोग कहीं और मूव हो गए, उनकी नौकरी लग गई, वहाँ रह गए। तो अब अगली बार जब 5 साल के बाद जब डिलिमिटेशन होगा, तो हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ नहीं अभी है, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको क्या है। तो अगर हुआ तो हालांकि कास्ट के बेसिस पे होता है, बताऊंगा आपको क्या है पूरा इशू। तो अगली बार मान लो वाली सीट वहाँ पर SC ST ज़्यादा होगा। जैसे मान लो UP में 80 सीटें थीं, ऐसा करके मान लो 80 सीटें थीं ऐसा करके। इस बार जो है SC ST से ज़्यादा यहाँ पे है पूरे स्टेट में मिला करके। अगर मैं 25% सीटें सपोज़ करो कहूँ कि 25% सीटें जो हैं वो SC ST के लिए रिजर्व है, तो मतलब कि 100 में से 25 सीटें रिजर्व होंगी, है ना। 25% मान लो 4 सीटें, कहीं किसी स्टेट में मान लो 4 सीटें सिर्फ है फॉर एग्जांपल के लिए। अब मान लो कि इस बार 25% सीट का मतलब है 1/4 सीट, तो 4 सीटें थी मतलब 1 सीट रिजर्व थी इस बार। अगली बार क्या हुआ कि यहाँ से SC ST मूव करके यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। इस बार सीट में अगली बार देखा गया 5 साल के बाद में कि भैया SC ST यहाँ ज़्यादा है, तो अगली बार ये वाली सीट रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पर SC ST का कैंडिडेट हर पॉलिटिकल पार्टी से SC ST कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप खान हो, मतलब SC ST नहीं हो, तो आप नहीं लड़ सकते चुनाव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यहाँ पर जो है वही होगा क्योंकि पॉपुलेशन SC ST की ज़्यादा है और उनके इंटरेस्ट को देखने के लिए, उनके हित की रक्षा करने के लिए उनका मेंबर होना आवश्यक है। बिकॉज वो इतिहास में हिस्टोरिकली वो पिछड़े हुए थे, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको काम नहीं करने दिया गया अच्छे तरीके से, उनको पैसा नहीं कमाने दिया गया, उनको दबाया गया, कुचला गया, इस तरीके से ऐसा मानते हैं संविधान के लोग,
ठीक, संविधान बनाने वाले लोगों ने यही कर रखा था। ठीक है, तो पहला हायर प्रपोर्शन जहाँ होगा उसको। दूसरा क्राइटेरिया क्या रखा था उन्होंने कि ऐसे रखें कि ऐसा ना हो कि यूपी मान लो स्टेट है कि इसमें ईस्ट में ही सारी चीज़ें SC ST की सीट्स हों। ऐसा ना हो कि कुछ सीटें ईस्ट में भी हों, कुछ वेस्ट में भी हों, कुछ नॉर्थ में भी हों, कुछ साउथ में भी हों। तो ये भी है कि ताकि एक होमोजीनियस ना बने ग्रुप कि यहाँ पर तो SC बाहुल्य सारे सांसद SC के ही हैं, ST के ही हैं, तो ये सब ना हो, है ना। तो दो चीज़ें रख गई। अब SC ST के अलावा ऐसा प्रपोज किया गया है अभी 2025 में, आपको पता होगा कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की, ये स्टेट में होता है यूपी बिहार में, और ये तो है लोकसभा मतलब दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे। तो ऐसा कहा गया कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन करेंगे, SC ST के लिए और वुमेन के लिए, कि वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाए हर अब चूँकि वुमेन 50% आबादी हमारी वुमेन की है, तो हाँ होना चाहिए ऐसा। हो सकता है कल को OBC के लिए भी डिमांड हो कि OBC को भी सीट दो, तो ऐसा हो जाएगा। बट क्या ये SC ST रिलीजन है? नहीं। क्या OBC एक धर्म है? नहीं, क्योंकि OBC में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, ये बातें हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए था, बिकॉज मुस्लिम में तो एक बताते हैं इक्वालिटी है, तब तो वहाँ पर SC ST कॉन्सेप्ट आ ही कैसे गए ये मुझे समझ नहीं आता। हाँ, वुमेन के रिजर्वेशन जब बात आएगी तो वहाँ पर तो क्योंकि आधी आबादी तो वुमेन की है, तो वहाँ पर तो सबको एलिजिबिलिटी मिलेगी चाहे किसी धर्म से होगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, बट देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये लोकसभा लेवल पे बात है और स्टेट लेवल पे बात है। अगर रूरल लेवल पे बात करोगे या म्यूनिसिपैलिटी लेवल बात करोगे तो ये कहा गया है कि वुमेन के कि 1/3 से कम वुमेन नहीं हो सकती। मतलब या तो 1/3 हमारी मेंबर ऑफ जो ग्राम प्रधान या फिर म्यूनिसिपैलिटी की जो मेंबर होंगी वो वुमेन ही होंगी। तो ये भी है। तो आई थिंक 5 लाख हमारे यहाँ ग्राम प्रधान और म्यूनिसिपैलिटी पूरे भारत के मिलाकर के ऐसी हैं, क्योंकि भारत में 5 लाख गांव हैं आसपास, कुछ 6 लाख के आसपास गांव हैं। तो 6 लाख अगर हम देखें तो लोकल पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, तो वहाँ पर जो है इनका काफ़ी डोमिनेंस है, और वहाँ पर 1/3 से कम वुमेन नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताते वो लोग। अगेन वहाँ पर भी फिर रिजर्वेशन ऐसा होता होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड करता है कि कौन सी सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व, कौन सी सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। मान लो ये इतनी सारी सीटें हैं, तो इनमें से कौन कौन सी सीटें वुमेन के लिए हैं। तो आप देखते होगे कि आपके गाँव में कई बार ऐसा ही होता है कि इस बार जो है आप वुमेन के लिए ही वुमेन ही खड़ी होंगी। तो फिर पति उनके जो हैं पोस्टर पे अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, कि पत्नी श्री दिस, पुत्र वधू दिस, मतलब उसका केवल नाम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पोस्टर पे केवल उस औरत का नाम लिख दिया, उसकी फ़ोटो भी नहीं लगाते भाई। तो ये फ्रॉड चल रहा मतलब है। सरपंच पति नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल साइंस में, तो वो बताते हैं कि चुनाव नाम के लिए औरत लड़ रही है, सारा काम उसका पति ही करता है। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, बिल्कुल, और डेमोक्रेसी भी इम्पॉर्टेंट है, बिना इलेक्शन के बिना नहीं हो सकती। तो फ्री और फेयर इलेक्शंस होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये भी एक चीज़ है कि इलेक्शन जो है इम्पार्शियल हो, जो बॉडी करा रही है वो ऐसा ना हो कि किसी के पक्ष में हो, और ट्रांसपेरेंट हो, उसकी जो प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशन सारे ट्रांसपेरेंट हो। अगर किसी भी इंसान को दिक्कत है कि हाँ चुनाव यहाँ पे अच्छे तरीके नहीं हुए हैं, तो वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि इसने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए। ठीक है, आर्टिकल 24 के तहत ये कहा जाता है, आर्टिकल 324 के तहत ये कहा जाता है कि पूरे इलेक्शंस कैसे होंगे इलेक्शंस किस प्रकार से होंगे, वो ECI डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। इलेक्शंस की सुपरिटेंडेंस कौन कौन करेगा, वो भी यही करता है। कंट्रोल कैसे करेगा इलेक्शंस को, तो यही करेगा। तो ECI के पास चूँकि 3 मेंबर हैं, एक
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स उसके साथ में रहते हैं, 3 लोग हैं। तो 3 लोग कैसे सहारा लेते हैं? फिर 3 लोग क्या करते हैं, ये पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है IAS IPS इनका सहारा लेते हैं। इसीलिए देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो नेता लोग जो हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है इन अधिकारियों पर, बिकॉज ये जो सारे अधिकारी हैं IAS IPS IRS, ये सारे अधिकारी जो हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होते हैं, बिकॉज उस समय चुनाव चल रहे होते हैं। और इसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता लगी है। और अगर मान लो कोई भी IAS IPS DM SDM पाया गया कि वो नेता का तरफदारी कर रहा है तो उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है या रोक सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पेनाल्टी भी लगा सकता है उस पर कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो चुनाव के टाइम पर ECI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ पर उस समय पर उस कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या पार्टी का मेंबर काम नहीं आता है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम ECI के बारे में बात करें तो 1989 में क्या हुआ कि 2 में पहले केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। 1989 में 2 और कमिश्नर जोड़ दिए गए और वोटिंग एज जो है 21 साल पहले थी उसको 18 साल कर दी गई। जब चुनाव हो गया तो इन दोनों लोगों को हटा दिया गया। 1993 में फिर इन दोनों लोगों को ऐड कर दिया गया, 2 लोगों की पोस्ट को ऐड कर दिया गया। तो फिर ऐसा होता रहा है। मेन तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी कितने भी कमिश्नर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस इलेक्शन कमिश्नर पहले जो थे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते थे। बट अब क्या है, अब प्रोसेस बदल गई है। PM HM और लोकसभा के अपोजिशन लीडर वो इसको डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन का दोस्तों काम क्या है कि वोटर लिस्ट निकालना, टाइमिंग करना कि कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे, इलेक्शंस फ्री और फेयर हों। इलेक्शंस हर पूरे कंट्री में भी हो सकते हैं और बाई इलेक्शंस जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लो कोई सांसद मर गया, भाई 540 सांसद थे, 543, अब मान लो इनमें से 2 सांसद मर गए तो क्या करोगे? तो क्या 540 बन रहेंगे क्या? तो उसके लिए 2 के लिए चुनाव करवाना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शंस। कि डेथ की वजह से या किसी ने रिज़ाइन कर दिया, मान लो कि भैया अब तो सांसद नहीं करनी है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, या मान लो कोई रेप केस में फंस गया, नेता लोग अक्सर फंसा करते हैं ऐसे चीज़ों में, उटपटांग चीज़ों में, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। तो काउंटिंग ऑफ वोट कौन करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसे बोलते हैं, वो कौन लागू करता है? तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लागू करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये दोस्तों चैप्टर ख़त्म हुआ। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो है सब कुछ हो गई हैं। बट ये दोस्तों पूरी पॉलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको NCERT पढ़ाई है। ठीक है, पूरी पॉलिटी इससे डिटेल्ड होगी, काफ़ी डिटेल होगी, और हर चीज़ को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। आई थिंक 200 आवर्स की क्लासेस होंगी, तो आप उसके बाद में आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं